प्रतिपक्ष आदरणीय बहन सुषमा दे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिन्होंने पीएससी का चेयरमैन रहते हुए जो करिश्मा किया है, जिससे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा परिचित है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी, मंच और मैदान में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, पिछली रात को जो कुछ भी हुआ है रामलीला के मैदान में, उससे सारा देश पूरी तरह से स्तब्ध था। और आप सभी जानते हैं कि सारे विश्व में भारत की एक साख है, एक पहचान है, तो इस कारण कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र यदि कोई है तो वह भारत है। तो कल जो कुछ भी रामलीला के मैदान में हुआ है, सचमुच वह किसी व्यक्ति के ऊपर हमला नहीं था, बल्कि भारत के लोकतंत्र के ऊपर हमला था। और जिस समय 16 साल, 18 साल, 21 साल के नौजवान, जब भारत परतंत्र था, अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो अपनी जान जोखिम में डालकर भारत माता के पैरों में पड़ी दास्ता की बेड़ियों को काटने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि जब हमारा भारत आजाद होगा तो भारत में फिर से वैसे ही हालात पैदा हो जाएंगे जो कि ब्रिटिश हुकूमत में थे। कभी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। 26 साल का नौजवान चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवॉल्वर की गोलियों से अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवॉल्वर में अंतिम गोली शेष बची, तो राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी चंद्रशेखर आजाद को यह चिंता सताने लगी कि कहीं विदेशियों के रिवॉल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए स्वाभिमानी चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवॉल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ। ऐसे ही चाहे सरदार भगत सिंह रहे हो, चाहे खुदीराम बोस रहे हो, चाहे अस्ताकुल्ला खा रहे हो, 20, 21, 22 साल के नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। लेकिन कल जो कुछ भी हुआ है, मैं समझता हूं कि उन शहीदों की आत्मा कितनी दुखी हुई होगी। कल के वारदात को देखते हुए हमारी संसद की नेता प्रतिपक्ष बहन सुषमा जी देखने के लिए हॉस्पिटल में गई थी, पूरी घटना का जिक्र कर रही थी कि किस तरीके से लाठियां चलाई गई हैं, किसी का पैर टूटा है, किसी की गर्दन की हड्डी टूटी है, कोई आईसीयू में भर्ती है, और उसके बावजूद सरकार में बैठे हुए लोग यह दम भर रहे हैं कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। केवल भगदड़ में इस प्रकार के हालात पैदा हुए हैं कि कुछ लोगों को जख्म लगी है, कुछ लोगों के पैर टूट गए हैं। यह तो उनके द्वारा तर्क दिया जा रहा है। बहनों भाइयों, लोकतंत्र का जहां तक सवाल है, मैं कहना चाहता हूं, जिस समय अंग्रेजों की हुकूमत थी, उस समय यदि देशभक्त भारतवासियों को भारत को आजाद कराने की जो उनके दिल में तड़पन थी, तो स्वतंत्र भारत में जो लोग लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं, तो उस लोकतंत्र को भी बचाने की तड़पन यदि किसी के कलेजे में है तो वह भारतीय जनता पार्टी के कलेजे में। हम किसी को लोकतंत्र का गला घोटने की किसी भी सूरत में इजाजत नहीं दे सकते। कहा जा रहा है कि बाबा रामदेव जो रामलीला मैदान में अनशन पर बैठे थे, उसका राजनीतिक लाभ उठाने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी होने के नाते यह नैतिक दायित्व तो नहीं बनता है कि चाहे हमें वोट मिले अथवा न मिले, हमारी सरकार बने अथवा न बने, इस बात की हमें चिंता नहीं है, क्योंकि हमारा सिद्धांत है, हम राजनीति करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। लेकिन यदि कोई लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश करेगा तो हम कभी चुप्पी साध कर नहीं बैठ सकते। बाबा रामदेव का अपराध क्या था? वो उनका यही कहना था कि यहां के गरीबों की गाढ़ी कमाई का पैसा जो बड़े बड़े लोगों ने, बड़े नेताओं ने, बड़े नौकरशाहों ने, बड़े पूंजीपतियों ने ले जाकर दुनिया के
दूसरे देशों की बैंकों में जमा कर रखा है उसे भारत लाया जाना चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा कि बहनों भाइयों, आज हिंदुस्तान में 80% लोगों की आमदनी यदि 20% से कम है तो उसके लिए उन गरीब और बेरोजगार नौजवानों की बदकिस्मती उसके लिए उत्तरदायी नहीं है, बल्कि सचमुच उसके लिए उत्तरदायी वह राजनीतिक पार्टी है, वह नेता है जिन्होंने स्वतंत्र भारत में लंबे समय तक हुकूमत चलाने का काम किया है, वह इसके लिए जिम्मेदार है। हिंदुस्तान की जनता इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। क्या बाबा रामदेव के द्वारा यह आवाज उठाना यह कोई अपराध था? भ्रष्टाचार की आवाज को बुलंद करना यह कोई अपराध था? और यह कहा जा रहा है बाबा रामदेव केवल योग गुरु हैं, इसलिए लोगों को केवल योग सिखाना चाहिए, उससे आगे बढ़कर उन्हें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए अथवा कोई दूसरा काम नहीं करना चाहिए। बाबा रामदेव कोई यह राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं भारत के इतिहास को कि जब भी भारतीय समाज अथवा संस्कृति के ऊपर कोई संकट आया है तो बड़े बड़े सामाजिक नेता और सांस्कृतिक जो नेता होते हैं उन्होंने बराबर जनता का, इस देश का जो है नेतृत्व किया है। मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण की भी यहां पर याद दिलाना चाहता हूं। जिस समय आपातकाल इसे हिंदुस्तान पर थोपा जा रहा था, उसके पहले जब भ्रष्टाचार तेजी के साथ बढ़ रहा था तो उस समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने ही इस भ्रष्टाचार के खिलाफ इस हिंदुस्तान में बिगुल फूंका था। धूल झोंकने की यह कोशिश की है, अपने अपराधों पर पर्दा डालने की यह कोशिश है, राख डालने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। भ्रष्टाचार कैसे पैदा होगा? भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में फला फूला है तो वही सरकार इसके लिए जिम्मेदार है जिस सरकार ने लंबे समय तक इस हिंदुस्तान में हुकूमत की है। क्या व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाकर इस भ्रष्टाचार को कम नहीं किया जा सकता था? क्यों नहीं सरकार के द्वारा कोई प्रभावी कदम उठाया गया? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भी भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय भी एक भ्रष्टाचार हुआ था कृष्ण मेनन साहब का, जिससे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अच्छी तरह परिचित है। हमारा तो यह कहना है कि बहनों भाइयों, सच्चा राजनेता वही है कि यदि भ्रष्टाचार का कोई आरोप लग जाए तो इस राजनीति को ठोकर मारकर वह घर बैठ जाए, बल्कि जनता को कभी चेहरा दिखाने के लिए वह न जाए। और यहां पर 2 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। उसके बावजूद भी इस सरकार के मुखिया चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, बल्कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों की जुबान बंद करने की उनके द्वारा कोशिश की जा रही है। कैसे भारतीय जनता पार्टी इस जुल्म को बर्दाश्त कर सकती है? 6 वर्षों तक इस हिंदुस्तान में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, श्रद्धेय अडवाणी जी ने भी सरकार चलाई है, एनडीए की सरकार चलाई है। भारत ही नहीं, दुनिया का कोई मां का लाल नहीं कह सकता है कि 6 वर्षों के हम लोगों के शासनकाल में एक भी भ्रष्टाचार का मामला अथवा कोई भी घोटाला प्रकाश में आया। और कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकाल के बारे में भी कोई नहीं कह सकता है कि जिस कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में कोई न कोई एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में न आया हो। लेकिन इस बार जितने मामले प्रकाश में आए हैं, मैं समझता हूं कि आजाद भारत का यह सारा अब तक का जो रिकॉर्ड था वह टूट गया। केवल भारत का ही एक नया रिकॉर्ड भ्रष्टाचार के मामले में बनाने में सफलता इस हुकूमत ने नहीं हासिल की है, बल्कि विश्व में एक नया रिकॉर्ड इस भ्रष्टाचार के मामले में बनाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, इस ब्लैक मनी के खिलाफ, काले धन के खिलाफ सबसे पहले श्रद्धेय अडवाणी जी ने आवाज उठाई थी। और बहनों भाइयों, वही अडवाणी जी हैं कि एक बेबुनियाद और निराधार आरोप हवाला के मामले में लगा था। आरोप लगते ही अडवाणी जी ने कहा कि मैं संसद की सदस्यता से त्यागपत्र देता हूं और तब तक संसद में कदम नहीं रखूंगा जब तक कि मैं आरोप मुक्त नहीं हो जाऊंगा। ऐसे लोगों की राजनीतिक पार्टी यह भारतीय जनता पार्टी है। क्या कांग्रेस भी इस प्रकार का दावा कर सकती है कि उनके यहां भी कोई ऐसे नेता हैं जो कि आरोप लगते ही ये कहें कि जब तक आरोप मुक्त नहीं हो जाऊंगा मैं संसद में कदम नहीं रखूंगा?
हाँ, एक नेता का मुझे निश्चित रूप से ध्यान आता है, हो सकता है कि 2-3 और कभी पहले रहे हों, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के प्रति हमारे मन में बेहद इज्जत है, बेहद सम्मान है, श्रद्धा का भाव उनके प्रति है, जो चरित्र और मूल्यों की राजनीति करने वाले लोग थे। लेकिन आज की हुकूमत को पता नहीं क्या हो गया। बहनों भाइयों, आज यदि गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो सबके पीछे यदि कोई बड़ा कारण है तो वह भ्रष्टाचार का कारण है। महंगाई जो बढ़ रही है, महंगाई के पीछे भी वैसे तो कई कारण है, लेकिन एक प्रमुख कारण यह भ्रष्टाचार का भी कारण है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी हुआ है, कल रात्रि में रामलीला के मैदान में हुआ एक लोकतंत्र पर हमला हुआ है, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसे एक नैतिक जिम्मेदारी मानकर कि हम लोकतंत्र का गला इस हिंदुस्तान में घोंटने की किसी भी मां के लाल को इजाजत नहीं देंगे। संघर्ष के लिए यदि हमें अपनी जान गंवानी हुई तो हम जान गंवाएंगे, लेकिन भारत के लोकतंत्र को कभी शर्मसार नहीं होने देंगे। यह संकल्प लेकर हम सबको अपना कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।